नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा में पिछले सीजन से दोगुना हुआ कारोबार। होटल ढाबों से जुड़े कारोबारियों का 15 दिन में मुनाफा अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का हो चुका कारोबार। 10 लाख पार कर गया श्रद्धालुओं का आंकड़ा। होटल ढाबों होमस्टे से करीब 80 करोड़ का लाभ हुआ है, तो दुकानदारों को 20 करोड़ तक का मुनाफा हुआ है। ट्रैवल से 40 करोड़ तक का मुनाफा मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बार जो व्यवसाय है वो भी काफी अच्छा हुआ है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, चारों धामों में यात्री पहुंच रहे हैं, और ऐसे में जो होटल ढाबे और होम स्टे से जुड़े कारोबारी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुकानदारों को लगभग 20 करोड़ तक का मुनाफा हुआ है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, और ऐसे में जो व्यापारी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुनाफा दिनों दिन लगातार उनका बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। जी सर, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा पीक पर चल रही है और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। अभी तक की अगर बात की जाए 15 दिनों की, तो 10 लाख के पार अभी तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो इस बार चारधाम यात्रा में पिछले वर्ष के मुकाबले जो कारोबार हुआ है उसमें भी जो दोगुना इजाफा इस बार हुआ है। और अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 200 करोड़ से अधिक का कारोबार अभी तक चारधाम यात्रा में हो चुका है। तो इसी के साथ साथ जिसमें लेकर जो कारोबारी है, छोटे व्यापारी हैं, जो लोकल व्यापारी हैं, उन सभी के चेहरे जो है खुले खिले हुए हैं। और ऐसे में जो उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी अच्छे संकेत जो है, जिस तरीके से अभी तक जो मुनाफा अभी तक हुआ है, जो कारोबार जी। अभी तक हुआ है, जिसमें अगर बात की जाए तो होटल ढाबों होमस्टे से करीब 80 करोड़, दुकानदार जो है वहाँ पर है उन्हें 20 से 20 करोड़, घोड़ा खच्चर, दंडी कंडी और गाइड आदि के माध्यम से 30 करोड़, ट्रैवल के माध्यम से 40 करोड़ और अन्य माध्यम से 30 करोड़ का जो है कारोबार अभी तक हुआ है। यानी कि एक अच्छे संकेत जो चारधाम यात्रा जिस तरीके से चल रही है और लगातार जन सैलाब श्रद्धालुओं का उमड़ रहा है, जिससे जो है जो कमाई हो रही है अभी तक पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक दो गुना जो है ज्यादा कमाई हो चुकी है। और अभी 15 दिन की ही जो है यात्रा हुई है, अभी 6 महीने और जो है यात्रा चलनी है। तो ऐसे में एक अच्छा संकेत इस बार उत्तराखंड के लिए है, जिस तरीके से चारधाम यात्रा में जो है श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है और जिस तरीके से लगातार जो है कारोबार में भी इजाफा हो रहा है। तो अरुण, यानी कि कहा जा सकता है कि पर्यटकों के भी चेहरे खिले हुए हैं चारधाम यात्रा पर आने में, और जो व्यापारी हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और ऐसे माहौल में सरकार के द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं अभी उनके लिए? जी सर, देखिए, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनमें भी काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। उनके साथ साथ जो है इस बार जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो लोकल व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो फंड लगाते हैं, उनमें भी काफी खुशी का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है। काफी जो है उनका भी जो है व्यापार अच्छा हो रहा है। और इसी के साथ साथ जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे रहने की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्थाएं हो, खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हो, इन सभी को लेकर लगातार जो है तैयारी भी की जा रही है और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई भी जा रही है। जिस तरीके से इस बार देखने को मिला कि श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, तो शुरू में कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली है, तो उसको लेकर भी जो है तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए जा रहे हैं। और लगातार जो है ये जो व्यवस्था है उनको बनाने के लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जो है लगातार दिए जा रहे हैं। यानी कि जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचा है उन्हें किसी भी चीज की परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कतों का उन्हें सामना ना करना पड़े, इस चीज को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बनाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा अरुण आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम धामी इन दिनों लगातार एक के बाद एक अन्य प्रदेशों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, और एनडीए और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं इस कड़ी में आज सीएम धामी ने पंजाब में संसदीय क्षेत्र लुधियाना में बीजेपी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने लुधियाना की जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए, साथ ही विपक्ष और इंडी गठबंधन की मंशा से भी उनको अवगत कराया।
देवभूमि के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी का दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार जारी है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। पंजाब के लुधियाना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के लिए उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए वोट देने की अपील की। आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि आपके एक वोट की बहुत बड़ी ताकत है। आपके एक वोट से ही भारत का भविष्य बनने वाला है। आपके एक वोट से ही भारत विकसित भारत बनने वाला है। आपके एक वोट से ही हमारे बच्चों का भविष्य बनने वाला है, देश का भविष्य बनने वाला है। भाइयों बहनों, आपके एक वोट से ही भाई रवनीत बिट्टू इस क्षेत्र से सांसद बनकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र में इंडस्ट्री लाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में उद्योगों को लाकर यहाँ के व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे, यहाँ के रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे और एक अच्छे वकील बनकर, क्योंकि अच्छे वकील बनकर दिल्ली से आपके लिए वो काम करेंगे जो आपको यहाँ पर जिसकी जरूरत है। और निश्चित रूप से जब मोदी जी जो देश का विकास कर रहे हैं, उस देश के विकास में उनको अपने सहयोगियों की आवश्यकता है, डबल इंजन की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, पंजाब के लुधियाना में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सिख समाज ने बलिदान दिया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग सत्ता के लिए देश को दांव पर लगाने के लिए पीछे नहीं हट रहे। चाहे अब मुगल आक्रांताओं से संघर्ष हो, या देश की आजादी की लड़ाई हो, या देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो, या फिर देश के अंदर खाद्यान्न की आपूर्ति करनी हो, पंजाब ने हमेशा देश की प्रगति, उन्नति और रक्षा में अपना विशेष योगदान दिया है। भाइयों बहनों, देश और धर्म की रक्षा के लिए हमारे सिख गुरुओं ने, महान सिख गुरुओं ने त्याग, बलिदान और समर्पण ने पूरे भारतवर्ष को प्रेरणा देने का काम किया है। धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी भी इंच भर भी परवाह नहीं की है। भाइयों बहनों, आज मुझे गुरु तेग बहादुर जी के धर्म और जनेऊ के रक्षा में जो शब्द कहे गए थे, वो शब्द याद आ रहे हैं। धर्म हेतु साका जिन कीवा, शीश दीवा पर सिरव न दीवा। तो इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार के विचार हमारे धर्म गुरुओं के रहे हैं। आज जो देश के अंदर जो आज एक स्थिति बनी है, आज हमारा देश जिस तेज गति से आगे बढ़ा है और आज फिर भारत को देश और धर्म विरोधी जो शक्तियों के षड्यंत्र हैं, उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। सीएम धामी ने कहा कि देश में 10 वर्षों की बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत अपनी हितों की बात तक नहीं कर पाता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा पूरा भारत मजबूत होकर उभरा है। आज विश्व भर में भारत और भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, हमारी पहचान बढ़ी है। आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है और समझती है। एक समय था जब दुनिया के मंचों पर भारत अपनी बात भी नहीं कर सकता था। भाइयों को अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बन गई थी कि हम गप्पू भारत हैं, हम पिछलक्कू भारत हैं। आज भारत की बात सुनी भी जाती है और भारत की बात मानी भी जाती है। भाइयों बहनों, आज भारत तेजी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, आज 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लुधियाना में पार्टी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के लिए वोट मांगने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बीजेपी की सरकार में पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों के लिए काम हुआ है।
मुफ्त राशन योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना से करोड़ों लोगों को फायदा मिला है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, आप सबसे अपील करता हूँ कि 1 जून को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर उन्हें भारी मतों से विजय बनाइए। भाइयों बहनों, आपका बिट्टू जी को दिया गया एक वोट देश की दिशा और दशा को तय करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर से हृदय से धन्यवाद करते हुए और आप सबसे अपील करते हुए कि पहले मतदान और उसके बाद 1 तारीख को जलपान, यानी कि सबसे पहले उठकर हम सबको मतदान करना है और कमल के फूल वाला बटन दबाना है। आप सब एक बटन दबाएंगे, उसके बाद हमारे बिट्टू जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 10 बटन विकास के दबाएंगे, 10 बटन लुधियाना के लिए विकास के और उद्योग के लगाकर आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। बात चाहे धारा 370 खत्म करने की हो, चाहे सीए कानून करने की, बीजेपी जो कहती है उसे पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य किया गया। मोदी जी ने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भाइयों बहनों, भाजपा जो कहती है वो करती है, यही मोदी जी की गारंटी है जो पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी गारंटियों के रूप में अनेक काम किए हैं। देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। अभी कैलाश भाई बोल रहे थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई हो, 3 तलाक का कानून खत्म हुआ हो, नागरिक संशोधन अधिनियम, 3 तलाक का जो एक कुप्रथा थी, उस कुप्रथा का अंत हो, नागरिक संशोधन अधिनियम सीए लागू किया गया है, या देश के दुश्मनों को जवाब देने के लिए, चाहे वो आज पुलवामा की घटना के बाद जिस प्रकार से बालाकोट में जाकर भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन और आतंकवादियों, अलगाववादियों और जिहादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया हो, या तवान की घटना हो या गलवान की घटना हो, कोई भी घटना हो, अब भारत के सैनिक अगर कोई गोली आती है, दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का काम करते हैं, तोप से देने का काम करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में 7 चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ जनता को धोखा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC आरक्षण का हिस्सा इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक यानी मुसलमान को देना चाहती है। सत्ता हासिल करने के लिए ये लोग आतंकवादियों से भी चंदा लेने से परहेज नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस और आप मिलकर देश और पंजाब को धोखा देने का काम कर रहे हैं। पंजाब में ये दोनों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलग होकर चुनाव लड़ने का ढोंग कर रहे हैं। वहीं हम लोग अभी हरियाणा गया था मैं चुनाव में, हरियाणा में और दिल्ली में दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, चंडीगढ़ में भी एक होकर लड़ रहे हैं। ये जनता को ठगने वाला गठबंधन है, ये ठगबंधन है जिसकी नींव भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। भाइयों बहनों, ये लोग हमारे ST, SC, OBC इनके आरक्षण को भी छीनना चाहते हैं। इनके आरक्षण को छीनकर अपने एक चहेते वोट बैंक को ये देना चाहते हैं। इन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का काम किया है। 2 राज्यों में ये काम कर चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पंजाब में सभा कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने उत्तराखंड के धामों का जिक्र कर वोटरों को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पवित्र हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम बनाने पर सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में 4 धाम में यात्रियों की संख्या में पिछले साल के मुताबिक दोगुनी संख्या में यात्री पहुंचे हैं, जिससे साबित होता है कि वहां विकास कार्यों में तेजी आई है। आप देखिए कि 4 धाम किस तेजी से आज आगे बढ़े हैं, किस प्रकार से तेजी से आज उत्तराखंड का विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ डबल इंजन है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जितने राज्यों में भी आज डबल इंजन की सरकार है, वहाँ तेजी से विकास हो रहा है। और हमारे यहाँ तो 4 धाम यात्रा चल रही है, और पिछले 12 दिनों में पिछले सालों की तुलना में 4 धाम यात्रा में दुगने से भी ज्यादा तीर्थयात्री और श्रद्धालु आ गए हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि वहाँ किस तेज गति से आज विकास आगे बढ़ा है।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही मतदान खत्म हो गया था। लिहाजा बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग राज्यों में चुनावी सभा कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। अब हर दिन होगी चारधाम यात्रा की समीक्षा। बेहतर संचालन के लिए विस्तृत कार्य योजना होगी तैयार। चारधाम यात्रा पर निगरानी रखेगी उच्च स्तरीय कमेटी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गठन की है उच्च स्तरीय समिति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस समिति का गठन किया है। अब हर दिन मॉनिटरिंग होगी। लगातार चारधाम में यात्री पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और इस दौरान देखा भी जा रहा था कि अव्यवस्थाएं होती हुई नजर आ रही थी, जिसको अब दूर करने की कवायद लगातार जारी है। और ऐसे में उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है, जहां पर रोजाना अब समिति जो है वो चर्चा करेगी और साथ ही ये भी तय करेगी कि किस तरह की व्यवस्था और होनी चाहिए, किस तरह से बेटर व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए भी चर्चा होगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, किस तरह से ये समिति काम करेगी और जो यात्री यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उनको क्या कुछ बेटर सुविधाएं अब मिलने जा रही है? जी सर, देखिए चारधाम यात्रा की अब हर दिन जो है वो समीक्षा होगी, जिसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है तब से ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं फैली है, जिस तरीके से भीड़ देखने को मिली है और उसके बाद से जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का अंबार चारधाम यात्रा में लगा, तो इस बीच सरकार अब मुकम्मल व्यवस्था की तैयारी कर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा के प्रबंधन एवं संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अपर सचिव आनंद वर्धन को की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और ये कमेटी जो है यात्रा की व्यवस्था और संचालन में तैनात जो अधिकारी हैं उन्हें पर नजर रखेगी, बल्कि उन्हें दिशा निर्देश भी देगी। सीएस ने कहा कि जो समिति है और जो यात्रा प्राधिकरण या अन्य संस्था के जो गठन में 1 माह के अंदर सुझाव मांगा गया है और उसको लेकर भी जो है सुझाव मांगे जाएंगे। यानी कि जो अभी तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें किस तरीके से व्यवस्थाएं दी जाए, जिस तरीके से लगातार चारधाम यात्रा में तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, चाहे भीड़ नियंत्रण की बात हो या क्राउड मैनेजमेंट की बात हो, तो जिस तरीके से अव्यवस्थाओं को पर लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, चारधाम यात्रा की व्यवस्था उस हिसाब से नहीं बन पाई जिस हिसाब से जो बननी चाहिए थी, तो इसको लेकर अब जो है हर दिन चारधाम यात्रा की समीक्षा होगी और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ पूरे दिन में रहा है, उसकी पूरी जांच होगी और ऐसे में जो है समीक्षा होगी और धार्मिक यात्राओं की जो विस्तृत कार्य योजना है वो भी समिति बनाएगी। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनके रहने से लेकर खाने पीने से लेकर उनकी पार्किंग से लेकर और तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लेकर दर्शन उन्हें सही कराए जाए, उनकी यात्रा सुचारू रूप से हो, सुगम यात्रा हो, इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। और ऐसे में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं किस तरीके से मुकम्मल रूप से बन सके, इसको लेकर पूरी जो है प्रशासन एक्टिव मोड में जो है वो नजर आ रहा है। अरुण, क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री लगातार पहुंच तो रहे हैं, कई जगह पर पंजीकरण नहीं हो पा रहे थे, कई कई तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा था और विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर था। तो इस कमेटी के बन जाने से यात्रियों को क्या कुछ फायदा मिलने जा रहा है? जी सर, देखिए जो समिति का गठन किया गया है वो जो अधिकारी तैनात है वहाँ पर उन पर नजर भी ये समिति रखेगी और उन्हें दिशा निर्देश भी देगी कि किस तरीके से जो है जो अव्यवस्थाएं हैं उन्हें किस तरीके से बनाया जाए। तो ऐसे में चाहे पंजीकरण को लेकर हो या ऑफलाइन पंजीकरण, हालांकि 31 मई तक बंद किए गए हैं, तो ऐसे में पंजीकरण से लेकर किस तरीके से उनकी व्यवस्था हो, यात्रा उनकी कैसे हो, तो इन तमाम जो है चीजों का ध्यान उसको रखा जाएगा और व्यवस्थाएं तमाम बनाई जाएगी। और ऐसे में जिस मकसद से इस समिति का गठन किया गया है, अगर वो तमाम व्यवस्थाएं बन पाती हैं, जो व्यवस्थाओं को लेकर जिस मकसद से समिति गठित की गई है, अगर उस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जाती है तो एक अच्छी बात है। और ऐसे में जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें भी जो है काफी सुविधा से मिलेगी और काफी जो है उनकी
जो यात्रा है वो सुगम भी होगी और सुचारू उनकी यात्रा जो है वो चल सके। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी से यूकेडी के प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना पौड़ी में करने की मांग की है। आशुतोष नेगी ने शहर के कुछ लोगों के साथ इस आशय का एक ज्ञापन तैयार कर जिलाधिकारी को भी सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद से ही पौड़ी मुख्यालय की घोर उपेक्षा की जा रही है। वहीं और वहां के कई काम देहरादून से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पौड़ी को पुनर्जीवित करने के लिए हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना पौड़ी में की जाती है तो पौड़ी की खोई हुई गरिमा वापस लौट सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक ज्ञापन भेज रहे हैं और खास तौर पे पौड़ी को लेकर भेज रहे हैं कि पौड़ी जो कि उत्तराखंड आंदोलन की जननी है, जहां के लोगों के आंदोलन की वजह से उत्तराखंड पृथक राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन 24 सालों में पौड़ी को कोई बड़ा संस्थान नहीं दिया गया। और अब जब बात हो रही है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किया जाएगा, हमें चाहते हैं कि कुमाऊं मंडल के मुख्यालय नैनीताल, जहां पे पर्यटक बहुत भारी संख्या में आते हैं और वहां पे उस शहर पर दबाव है, लेकिन दूसरी ओर जो पौड़ी नगर है हमारा, जो कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, ना तो यहाँ पे पर्यटक आ रहा है, न यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव है। यहाँ पर अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है तो इस शहर की जो रौनक उत्तर प्रदेश के जमाने में थी वो लौट आएगी। उत्तराखंड की मांग सबसे पहले पौड़ी से उठी है और पौड़ी के कारण ही उत्तराखंड अस्तित्व में आया है। और यदि देखा जाए तो इन तमाम सरकारों ने पौड़ी की कहीं ना कहीं अनदेखी की है। कुछ भी संस्थान यहाँ पर पौड़ी पर नहीं दिए गए हैं और हमारी यही मांग है कि यदि अगर हाईकोर्ट का स्थानांतरित होता है तो एक पहाड़ी क्षेत्र से एक पहाड़ी दूसरे क्षेत्र पर ही होना चाहिए। और हम पूर्ण रूप से जो पौड़ी की अनदेखी हुई है, हम तो यही मांग करते हैं। देखिए, उत्तराखंड बनने के बाद यदि सबसे ज्यादा अनदेखी किसी की हुई है तो मंडल मुख्यालय पौड़ी की अनदेखी हुई है। कोई भी हमारे पास संस्थान यहाँ पर नहीं दिए गए हैं और हमने डीएम साहब को यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित किया है कि यदि हाईकोर्ट पहाड़ी क्षेत्र से स्थानांतरित होता है तो हमारी यही मांग थी कि यहाँ पर पौड़ी पर स्थानांतरित हाईकोर्ट हो। और यदि इसके लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी तो हम इस क्षेत्र में पूरा लगे हुए हैं कि कहाँ उसकी जमीन हम मुहैया करवाएंगे। को ये अनुरोध पत्र या ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है तो उपरोक्त क्रम में जो मुझे प्राप्त हुआ यूकेडी की तरफ से ऑनरेबल सीएम सर के लिए अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड किया को ये अनुरोध पत्र या ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है तो उपरोक्त क्रम में जो मुझे प्राप्त हुआ यूकेडी की तरफ से ऑनरेबल सीएम सर के लिए अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड किया। उत्तराखंड में नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने चुनाव को लेकर सभी जरूरी तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रशासन ने पालिका चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करना शुरू कर दिया है। जिनके भी नाम वोटर लिस्ट में छूट गए हैं या जो नए मतदाता हैं उन्हें बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। वहीं वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी गोविंद महर के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जिला अधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन दिया है और वोटर लिस्ट में जोड़े नए मतदाताओं की जांच भी करने की मांग की है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि अभी कुछ महीने पहले सांसद के चुनाव के लिए मतदाता लिस्ट बनाई गई थी और जिन वार्डों में लोकसभा मतदान सूची में 3000 से 3500 मतदाता थे, वही नगर पालिका की मतदाता लिस्ट में 1000 मतदाताओं को बढ़ा दिया गया है। कहीं 900 तो कहीं 1100 नए मतदाता के नाम जोड़ दिए गए हैं, जो कि जांच का विषय है। देखिए, अभी एक माह पूर्व सांसद के चुनाव हमारे उत्तराखंड में हुए हैं और एक माह बाद हम देख रहे हैं कि अभी हम नगर पालिका और पंचायत के चुनाव की ओर अग्रसर हैं। किंतु पिथौरागढ़ में देखने में कुछ वार्डों में ऐसा आ रहा है जहां सांसद के चुनाव में 3200 मतदाता थे, अचानक एक महीने में वहां नए मतदाताओं के रूप में हजारों के रूप में नए मतदाता जोड़े गए हैं, कहीं 900 मतदाता जुड़े हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि बिहार और अन्य राज्यों से आए हुए और उत्तर प्रदेश के मैदानी जिलों पीलीभीत, बरेली,
और ये गाजियाबाद यहाँ के जितने भी लोगों के नाम यहाँ जोड़े जा रहे हैं वो सरासर गलत है। पहाड़ के हितों के लिए अन्याय है और कुछ नेता इसको जो है कि बनबुलपुरा बनाना चाह रहे हैं पिथौरागढ़ को, जिसको हम बनने नहीं देंगे। हमारी मांग है कि जितने भी नए मतदाता भी अन्य प्रदेशों के और अन्य मैदानी जिलों के जोड़े जा रहे हैं उनकी जाँच की जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।